तो देखो, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है होल्डर। तो इसमें हमें ये समझना है कि होल्डर का मतलब क्या होता है। देखो, हम लोगों ने पढ़ा है कि जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो किसी न किसी पर्सन के लिए लिखे जाते हैं, राइट। तो देखो, सिंपल होल्डर का मतलब हम लोग क्या समझते हैं, ऐसा पर्सन जिसके पास वो चीजें हैं, यानी जो उस चीज को होल्ड कर रहा है वो बन गया होल्डर, राइट। हम यही नॉर्मली समझते हैं। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में भी हमें वही समझना होता है कि एक्चुअली में इन टर्म्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्चुअली होल्डर होता क्या है। तो यहाँ पे मैं एक सिंपल सा पहले एग्जांपल देता हूँ कि जो नॉर्मल टर्म्स हम लोग समझते हैं कि होल्डर का मतलब क्या होता है, अगर हमें नहीं पता हो इस टॉपिक के बारे में डिटेल में, फिर भी हम समझते हैं कि यही भाई होल्डर होगा। जैसे कि मान लो एक पर्सन है जिसका नाम है ए, ठीक है, और वहीं एक पर्सन है जिसका नाम है बी। अगर ए ने बी को कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिख के दिया है, चाहे वो तुम्हारा प्रोमिसरी नोट हो, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज हो, चाहे चेक हो, राइट। अगर ए ने मिस्टर बी को कोई भी इन तीनों में से कोई भी इंस्ट्रूमेंट लिख कर दिया हुआ है, तो हम ऐसा एज्यूम कर लेंगे कि जो मिस्टर बी है वही क्या है, होल्डर है। ये नॉर्मल हम लोग समझते हैं, राइट। लेकिन अब बात करते हैं टेक्निकल टर्म की, क्योंकि हमें ये भी जानना जरूरी है कि टेक्निकल टर्म्स में जो सेक्शन हमें दिया है उसके अंदर होल्डर का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सबसे पहले डेफिनेशन इसका क्या दिया हुआ है। तो देखो, डेफिनेशन से पहले मैं तुम लोगों को पहले इसका समझाता, इसके कुछ कंडीशंस होते हैं कि होल्डर बनने के लिए कुछ चीजों का होना जरूरी है, कुछ कंडीशंस का होना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बिफोर अ पर्सन कैन क्लेम टू बी होल्डर। ध्यान से समझना इस बात को, मैं कंडीशंस के बाद तुम्हें डेफिनेशंस बताऊंगा तो तुम्हें समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है, बिफोर अ पर्सन कैन क्लेम, ध्यान से समझना इस बात को, बिफोर अ पर्सन कैन क्लेम टू बी अ होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, टू थिंग्स आर नेसेसरी। यानी दो चीजों का होना जरूरी है। पहला है, ही शुड बी, ही शुड बी इंटाइटल इन हिज ऑन नेम। याद रखना है कि उसके पास इंटाइटल होना चाहिए उसके खुद के नाम का। याद रखना है, इंटाइटल होना चाहिए उसके खुद के नाम का, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा है कि टू द पोजीशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी जिसके पास पोजीशन है, इंटाइटल है उसके खुद के नाम का। एक पहला कंडीशन ये हो गया। दूसरा कंडीशन ये है कि ही शुड हैव द राइट, क्या बोला है, ही शुड हैव अ राइट टू रिकवर, यानी सेकेंड जो कंडीशन है वो क्या है, राइट टू रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम द पार्टीज। यानी जो भी पार्टीज है जिनसे भी अमाउंट लेना है, उसके पास इसके पास राइट होना चाहिए कि भाई ये पैसे रिकवर कर सकता है। यानी कि अगर मैं सिंपल में एक्सप्लेन करना चाहूं तो होल्डर बनने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं क्या, कि होल्डर बनने के लिए दो कंडीशंस का सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहला क्या है, पहला बोला है कि भाई पोजीशन होना जरूरी है, ठीक है। क्या बोला है पहला, कि पोजीशन होना जरूरी है। लेकिन पोजीशन में भी एक बात बोला है, भाई सिर्फ पोजीशन होने से काम नहीं चलेगा, वो जो पोजीशन भी होना चाहिए ना, वो उसके नाम का होना चाहिए, इंटाइटल टू हीज ऑन नेम। याद रखना, इंटाइटल टू हीज ऑन नेम। तो याद रखना है कि जो पोजीशन है वो उसके पास है तो सही, लेकिन वो खुद के नाम का होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बोला है, दूसरा पॉइंट ये बोला है उसके पास राइट टू रिकवर, क्या होना चाहिए, राइट टू रिकवर। अगर उसके पास राइट नहीं है रिकवर करने का तो वो होल्डर नहीं बनेगा। अब इन दोनों ही पॉइंट को हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि एक्चुअली में ऐसा पॉसिबल है और ऐसा कब होता है, क्या होता है। तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लो यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर ए। ध्यान से समझना, एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर ए, और यहाँ पे एक पर्सन है जिसका नाम है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है एज अ गिफ्ट। ध्यान से समझना, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है एज अ गिफ्ट। मान लो उसका कोई बर्थडे रहा होगा या कुछ रहा होगा, रिलेटिव है, तो उसने भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया एज अ बर्थडे गिफ्ट, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ये जो मिस्टर बी है, क्या ये होल्डर माना जाएगा, क्या ये होल्डर बन गया। तो यहाँ पे हमें ये चेक करना है, पहला कंडीशन ये देखना है कि क्या इसके पास पोजीशन है, क्या इसके पास वो चीजें हैं। तो यस, इसके पास पोजीशन है। क्या उसके खुद का नाम है, ऑफ कोर्स अगर उससे गिफ्ट दिया है तो उसके ही नाम पर होगा, राइट। दूसरा चीज ये है, क्या इसके पास वो राइट है, कौन सा राइट है, राइट टू रिकवर। अगर ये दो चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं, इट मींस कि ये क्या माना जाएगा, ये बन जाएगा आपका होल्डर, राइट। तो
अगर गिफ्ट के तौर पे भी मिला है लेकिन उसका नाम है और उसके पास ये राइट है कि वो रिकवर कर सकता है, तो वो पर्सन माना जाएगा होल्डर। ये रहा तुम्हारा पहला एग्जांपल, ठीक है। अब एक और एग्जांपल समझते हैं और इस पॉइंट को थोड़ा और क्लियर करने की कोशिश करते हैं। एक और एग्जांपल समझते हैं कि मान लो, ठीक है, मान लो सेम वही कि मिस्टर ए है यहाँ पे और यहाँ पे मिस्टर बी है। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया है एज अ गिफ्ट। सेम ही सिचुएशन समझते हैं कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है एज अ गिफ्ट। अब यहाँ पे सिचुएशन ये अराइज होता है कि क्या मिस्टर बी अगेन ये होल्डर बन सकता है, तो उसके लिए दो चीजों का होना जरूरी है। क्या दो चीजों का होना जरूरी है? एक तो पोजीशन और दूसरा है राइट टू रिकवर। दूसरा क्या है? राइट टू रिकवर। लेकिन मैं आगे बढ़ूं उससे पहले मैं एक चीज बता दूं कि हुआ क्या था मिस्टर बी के साथ। मिस्टर बी के साथ कुछ सिचुएशंस हुई थी, कुछ केसेस हुए थे, और यहाँ पे कोर्ट ने, ध्यान से समझना, यहाँ पे कोर्ट ने ऑर्डर दिया है। कोर्ट ने क्या ऑर्डर दिया है कि जो मिस्टर बी है, मिस्टर बी है, वो उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। ध्यान से समझना, क्या कर रहे हैं? उनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं फ्रॉम रिकवरिंग एनी मनी। कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिसकी वजह से कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया था, और ऑर्डर में ये कहा था कि भाई हम इनको रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, मतलब ये जो मिस्टर बी है ये किसी से भी पैसे वसूल नहीं सकते हैं, राइट। ये सिचुएशन हुआ था। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या मिस्टर जो बी है उनके पास पोजीशन है? हाँ, तो पोजीशन तो है मिस्टर बी के पास, राइट। ये तो राइट हो गया, ये तो क्लेम हो गया, लेकिन क्या राइट टू रिकवर है? क्या इनके पास राइट है रिकवर करने का? तो इनके पास राइट है, राइट रिकवर करने का नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने क्लियरली मना कर दिया कि ये पर्सन जो है ये किसी से पैसे नहीं वसूल सकता है। इट मींस इनके पास राइट टू रिकवर नहीं है। मतलब ये हुआ कि जो हमारे दो कंडीशंस हैं, राइट, हमारे जो दो मेन कंडीशंस है किसी भी पर्सन को होल्डर बनने के लिए, उसमें से एक तो सेटिस्फाई हो गया लेकिन दूसरा सेटिस्फाई नहीं हुआ। तो ऐसे केसेस में ये जो पर्सन है यानी मिस्टर बी, ये होल्डर नहीं बनेगा। ओके, उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं तो और भी पॉइंट क्लियर हो जाएगा। अब जैसे कि मान लो यहाँ पे थर्ड एग्जांपल में ये है कि यहाँ पे मान लो सेम वही अगेन करते हैं मिस्टर ए। चलो अब यहाँ पे मिस्टर बी के बदले में मिस्टर सी कर देते हैं। मिस्टर ए ने कुछ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा था और मिस्टर सी को दिया था, और मिस्टर सी को जो ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था ये बेरर था। अब हमें पता है बेरर का मतलब क्या होता है कि जिसके पास है उसी का माना जाता है, राइट। ये होता है बेरर का मतलब। जो मिस्टर सी है ये गोवा घूमने के लिए गए थे। कहाँ घूमने के लिए गए थे? गोवा घूमने के लिए गए थे। और ये जो इनको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला था इन्होंने एक बुक में रख लिया था। ये जब मिला था उस टाइम ये बुक पढ़ रहे थे और उसी बुक में इन्होंने वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रख लिया था, और ये वो बुक को लेकर चले गए थे गोवा। अब सिचुएशन क्या हुआ, जब ये गोवा के बीच पर ऐसे घूम रहे थे, से टहल रहे थे, और अचानक से वो जो चेक था वो बुक में से कहीं गिर गया। अब ध्यान से समझना, वो जो चेक था वो बुक में से कहीं गिर गया और एक चोर को मिल गया। किसको मिल गया? एक चोर को मिल गया है। अब ये जो चोर है, ठीक है, अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ये जो चोर है क्या ये चोर होल्डर बन जाएगा? क्योंकि चेक तो इसके पास यानी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो इसके पास है। तो क्वेश्चन अराइज ये होता है कि क्या ये चोर नेगोशिएबल ये चोर जो है वो होल्डर बनेगा या नहीं बनेगा? तो यहाँ पे दो चीजें हमें देखना है। क्या देखना है? एक तो क्या इसके पास ही वो पोजीशन था कि भाई ये रिकवर कर सकता है, पोजीशन था, या दूसरा पॉइंट ये है क्या इसके पास राइट है रिकवर करने का। तो देखो, बेरर का मतलब क्या होता है? बेरर का मतलब होता है जिस पर्सन के पास जो इंस्ट्रूमेंट होगा वो जाके पैसे ले सकता है। मतलब ये हुआ इस पर्सन के पास राइट टू रिकवर है। क्या? राइट टू रिकवर है, लेकिन इसको पोजीशन नहीं दिया गया था, राइट। पोजीशन किसको दिया गया था? मिस्टर सी को। इट मींस जो ये चोर है इसने ये जो पोजीशन इसके पास जो ये होल्डर के पास मतलब इसके पास जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इसको नहीं दिया गया था। इट मींस इसके पास पोजीशन नहीं है। हाँ, लेकिन राइट टू रिकवर मिल गया है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों चीजें सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, इसीलिए होल्डर नहीं बनेगा। क्लियर है इतना सभी को? अभी इन तीनों एग्जाम्पल से क्या क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ कि सिर्फ एक चीज होना जरूरी नहीं है, इसमें दोनों ही राइट्स का होना जरूरी, यानी दोनों ही जो पॉइंट्स है उनका होना जरूरी है, अदरवाइज तुम होल्डर नहीं माने जाओगे। और यही बात यहाँ पे डेफिनेशन में देखो लिखा गया है।
अब देखो डेफिनेशन पढ़ते हैं तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्या लिखा है? द होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। देखो इसी वजह से मैंने हर बार नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिखा है, मैंने कोई चेक या बिल ऐसा नहीं वर्ड यूज किया, क्योंकि इसमें वर्ड डेफिनेशन में क्या बोला है भाई, कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो उसका होल्डर कब बनेगा? मींस एनी पर्सन, कोई भी पर्सन इंटाइटल इन हिज ओन नेम, याद रखना है, इंटाइटल इन हिज ओन नेम टू द पोजीशन देयर ऑफ एंड टू रिसीव और रिकवर, ध्यान से समझना, रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम द पार्टीज देयर टू, राइट। इट मींस कि कोई भी पर्सन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का होल्डर कब बन जाएगा? जब उसके पास, जब वो इंटाइटल है इन हिज ओन नेम, राइट, टू द पोजीशन, plus he has a right to recover or receive the amount due thereon from the parties। ये बात बोली गई है सेक्शन 8 में। तो याद रखना है कि जो होल्डर का डेफिनेशन दिया गया है, जो होल्डर्स के बारे में बात की गई है, वो बात की गई सेक्शन 8 में। और क्या बोला गया कि सिर्फ तुम्हारे पास इंस्ट्रूमेंट का होना काफी नहीं है, तुम्हारे पास क्या पोजीशन है खुद के नाम का, प्लस क्या तुम्हारे पास राइट है रिसीव करने का, ये दोनों ही चीजें होना जरूरी है, तभी तुम माने जाओगे होल्डर। ओके, अब उसके बाद देखो आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है एवरी इंस्ट्रूमेंट, ध्यान से समझना, एवरी इंस्ट्रूमेंट इनिशियली बिलोंग्स टू द पेई एंड ही इज इंटाइटल्ड टू इट्स पोजीशन। देखो बेसिकली हम लोगों को पता है, जिस पर्सन को पैसे रिसीव करने होते हैं एंड जिस पर्सन के पास राइट होता है कि वो पैसे रिसीव कर सकता है, उसको हम बोलते हैं पेई। तो यहाँ पे वही बात बोला गया है, एवरी इंस्ट्रूमेंट इनिशियली बिलोंग्स टू द पेई एंड ही इज इंटाइटल्ड टू इट्स पोजीशन। द पेई इन टर्न कैन ट्रांसफर इट टू एनी पर्सन इन पेमेंट ऑफ हिज ऑन डेट। अभी ध्यान से समझना, जो पेई होता है वो किसी भी पर्सन को, टू एनी पर्सन कैन ट्रांसफर द डॉक्यूमेंट, राइट। अगर मान लो उसके ऊपर कोई पैसा है, उधारी है, किसी से उसने लिया है, तो अपने डेट के बदले में वो किसी भी पर्सन को दे सकता है। और सच अ ट्रांसफर अंडर दिस एक्ट इज नोन एज अ नेगोशिएशन। तो ये हम लोगों ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जब डेफिनेशन पढ़ा था, तभी पढ़ा था कि जो ट्रांसफर होता है उसको हम लोग नेगोशिएशन बोलते हैं। नाउ अब यहाँ पे समझो, इट मे टेक प्लेस एज अंडर इन द केस ऑफ बेरर इंस्ट्रूमेंट। अब देखो ट्रांसफर कैसे होता है कि तुम, जो तुम्हारे पास राइट है वो तुम किसी और को कैसे दे सकते हो। अगर मान लो कि जो इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट की हम बात कर रहे हैं, अगर वो बेरर इंस्ट्रूमेंट है, ध्यान से समझना, अगर वो बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो सिचुएशन क्या होगा, इट पासेस बाय सिंपल डिलीवरी। याद रखना है कि अगर बेरर इंस्ट्रूमेंट है तो सिंपली डिलीवरी कर दो, पास हो जाएगा। एंड द पर्सन टू whom it is deliver becomes the holder, और सामने वाला जो पर्सन है वो क्या बन जाएगा, होल्डर बन जाएगा। कौन से केस में? वो होगा बेरर के केस में। बात करते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में बोला है इन केस ऑफ ऑर्डर, क्या बोला है, इन केस ऑफ एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट। देखो हम लोगों ने पढ़ा है कि जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है वो दो तरह से पास ऑन हो सकता है, एक बेरर होगा तब, एक ऑर्डर वाला होगा तब। तो बेरर वाले में सिंपली डिलीवरी करना है। अब ऑर्डर वाले में क्या होता है, इट कैन बी नेगोशिएटेड ओनली बाय, अब ध्यान से समझना कि अगर ऑर्डर वाला है तब कैसे तुम नेगोशिएट कर सकते हो, ओनली बाय एंडोर्समेंट। जब तक तुम वो डॉक्यूमेंट जो है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तुम किसी को एंडोर्स नहीं करते, तुम डिलीवरी उसका ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। तो क्या करना है, तुम्हें एंडोर्स करना है एंड डिलीवरी एंड सच एन एंडोर्सी, और जिस पर्सन के नाम पे तुमने ये एंडोर्स किया है बिकम्स द होल्डर। ओके, तो दो पॉइंट क्लियर रखना है। कौन कौन से दो पॉइंट क्लियर रखना है, कि जो डॉक्यूमेंट है वो किसी और पर्सन को भी ट्रांसफर कर सकते हो, सामने वाले पर्सन को तुम होल्डर बना सकते हो। लेकिन दो चीजें याद रखनी है, अगर बेरर है, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपल डिलीवरी करना है। ठीक है, क्या करना है, सिंपल डिलीवरी करना है। और अगर मान लो ऑर्डर वाला है, तो ऑर्डर वाले में क्या करना है, तुम्हें इंडोर्समेंट करना है। क्या करना है, इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। ये दोनों चीजें अगर हो जाती हैं तो तुम्हारे पास जो डॉक्यूमेंट था वो किसी और के पास चला जाएगा, और जिस पर्सन के पास जाएगा राइट नाउ वो बन जाएगा होल्डर। ओके, ये दो चीजें तुम्हें दिमाग में रखनी है। फिर आगे लिखा है इन अदर वर्ड्स अ होल्डर मींस आइदर द पेई और द बेरर और द एंडोर्सी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि होल्डर का मतलब यहाँ पे देखो कोई स्पेसिफिक नहीं है कि पेई ही, जो पेई है जो स्टार्टिंग में पैसे रिसीव करने वाला तो वही होगा, नहीं। यहाँ पे बोला है पेई हो सकता है, और जो बेरर है वो हो सकता है, और इंडोर्सी भी हो सकता है। ठीक है, फ्रॉम द अबव डेफिनेशन इट इज क्वाइट क्लियर दैट, ध्यान से समझना क्या क्लियर हुआ है, ओनली द पर्सन लीगली इंटाइटल्ड टू रिसीव द मनी
ड्यू ऑन द इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड द होल्डर। यानी होल्डर बनने के लिए सबसे बड़ी चीज जो ये है कि लीगली ट्रांसफर होना जरूरी है। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वो चोर था जिसको इंस्ट्रूमेंट मिला था, उसके पास ये पोजीशन नहीं था कि उसके नाम पे दिया गया था, उसको लीगली नहीं मिला था। इट मीन्स कि उसके पास राइट नहीं है कि उन पैसों को वो ले सके, तो वो क्या बना, होल्डर नहीं बना था। फिर आगे लिखा है, इन अदर वर्ड्स पर्सन्स लाइक क्लर्क, सर्वेंट्स हैविंग द इंस्ट्रूमेंट इन देयर कस्टडी आर नॉट होल्डर्स बट आर सिंपली एजेंट्स ऑफ अ होल्डर। देखो कई बार ऐसा होता है, ऑफिस में काम करने वाले क्लर्क या घर पे काम करने वाले सर्वेंट के हाथ में तुमने चेक पकड़ा दिया और बोल दिया इसको रख दो जाके ड्रॉवर में, ठीक है, इनके पास चेक है, इन्होंने ड्रॉवर में नहीं रखा लेकिन ये अपने कपड़े में रखे और भूल गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये होल्डर बन जाएंगे, राइट, क्योंकि होल्डर बनने के लिए दो चीजों का होना जरूरी है और वो दो चीजें इसके पास नहीं है। और उसी तरह से अगेन द पर्सन हु गेट्स द पोजीशन बाय इलीगल मींस, याद रखना है, अगर कोई पर्सन इलीगल मींस से कोई क्रिएट जो डॉक्यूमेंट है वो रिसीव करता है, लाइक सच एज अ थेफ्ट, इज नॉट अ होल्डर। इट इज अ जनरल रूल दैट नो पर्सन कैन सीव ऑन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स अनलेस, कब तक वो नहीं कर सकता केस, अनलेस his name appears there on as a payee, endorsee, or unless the instrument is made payable to bearer and he is a possessor thereof। याद रखना है कि कोई भी पर्सन किसी के ऊपर केस तभी कर सकता है जब वो पेई होगा या इंडोर्सी होगा, यानी उसका नाम होना चाहिए, और या तो उसके ऑप्शन में ये है या तो बेरर हो, और बेरर के केस में जिसके पास है वो चीजें वो केस कर सकता है, ठीक है। Where a negotiable instrument is lost or destroyed, its holder is the person entitled to claim the instrument at the time of such a loss or destruction। याद रखना है कि इन केस अगर गलती से जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिस्ट्रॉय हो गया या खो गया, ठीक है, ऐसे केसेस में इट इज द होल्डर, ऐसे केस में जो होल्डर है उसी के पास राइट है कि वो चीजों को जाके यानी पैसों के जाके क्लेम कर सकता है, जो भी लॉस हुआ है उसको जाके क्लेम कर सकता है। तो इतना सभी को क्लियर हुआ। देखो ये था पूरा तुम्हारा होल्डर का टॉपिक, इसमें जो भी चीजें इंपॉर्टेंट थी सारी चीजें इसमें मैंने ऐड कर दिया है। तो अभी किसी को कोई भी डाउट है होल्डर से रिलेटेड तो बोलो। अब देखो हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है द होल्डर इन ड्यू कोर्स। देखो दो पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक है होल्डर, एक है होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो जो होल्डर होता है उसके पास याद रखना है कि उसके पास देखो दो ही चीजें हैं, एक पोजीशन है और एक राइट टू रिकवर है, लेकिन यहाँ पे कई सारी चीजें होंगी। होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास कई सारी फैसिलिटीज भी होती हैं। तो यहाँ पे भी सेम है कि मैं डेफिनेशन तुम लोग को स्टार्ट करूं उससे पहले हम यहाँ पे इसके थोड़े कंडीशन समझ लेते हैं, क्योंकि कंडीशन समझ लेंगे तो डेफिनेशन समझना आसान हो जाता है। देखो द होल्डर इन ड्यू कोर्स इज अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ होल्डर, ये भी एक तरह का होल्डर ही है, लेकिन इसमें क्या बोला है, इफ अ होल्डर सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशंस, लेकिन अगर वो कुछ चीजों को सेटिस्फाई करता है, ध्यान से समझना कि जिस भी पर्सन के पास इंस्ट्रूमेंट होता है वो तो होल्डर ही है, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए कुछ चीजों का सेटिस्फाई करना जरूरी है, और वो क्या है, ही इज कॉल्ड द होल्डर इन ड्यू कोर्स। कब होगा वो, he obtained the instrument for valuable consideration। याद रखना है कि जो उससे इंस्ट्रूमेंट मिला है वो एक प्रॉपर कंसिडरेशन के तहत मिला है। दूसरा, he became the holder of instrument before its maturity। याद रखना है सेकेंड पॉइंट कि जो पर्सन है वो होल्डर कब बना है, बिफोर इट्स मैच्योरिटी, दैट इज बिफोर द अमाउंट मेंशन इन द बिकम पेबल। इट मींस क्या बोला है कि जिस दिन पैसे मिलने की तारीख आती है कि ऐसी तारीख जिस दिन पैसे मिलने वाले होंगे उससे पहले, ठीक है, उससे पहले वो इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे पास होना जरूरी है। एंड थर्ड में बोला है एट द टाइम ऑफ टेकिंग द इंस्ट्रूमेंट ही हैज नो सफिशिएंट कॉज, याद रखना, नो सफिशिएंट कॉज और रीजन टू बिलीव दैट, मीन उसके पास कोई ऐसी वजह नहीं थी या कोई ऐसी चीज नहीं थी, रीजन नहीं था कि वो ऐसा बिलीव करे दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्टेंट, कि ऐसा कुछ बिलीव करता कि इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर यानी जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट उसे मिला है उसके अंदर कोई डिफेक्ट है इन द टाइटल ऑफ, किसके अंदर, टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम whom he derived his title, यानी जिस पर्सन के पास से उसके पास ये डॉक्यूमेंट मिला है, ठीक है, उस टाइम इसके पास कोई भी ऐसा रीजन नहीं था, कोई भी ऐसा कॉज नहीं था कि ऐसा मानता या बिलीव करता कि जिस पर्सन से मैं ये रिसीव कर रहा हूं उसके पास ही टाइटल नहीं है कि ये मुझे दे। मतलब इसने जो डॉक्यूमेंट रिसीव किया है वो रिसीव करना चाहिए गुड फेथ में। ये मेन पॉइंट है, याद रखना
कि जो डॉक्यूमेंट रिसीव किया है वो गुड फेथ में रिसीव करना जरूरी है। अगर गुड फेथ में नहीं रिसीव किया तो वो सही नहीं माना जाएगा। दैट इज ही मस्ट बिकम अ ट्रांसफरी आफ्टर ड्यू केयर एंड कॉशन। मेयर गुड फेथ इज नॉट सफिशिएंट। देखो यहाँ पे एक वर्ड बोला, मेयर गुड फेथ इज नॉट सफिशिएंट। मैंने यहाँ पे गुड फेथ क्यों लिखा है? इसलिए मैंने लिखा है कि गुड फेथ का मतलब क्या था, जब हम नॉर्मली अपनी तरफ से सही चीजें करते, इसीलिए यहाँ पे ये कंप्लीट कर दिया। भाई ऐसा नहीं कि तुम मान लो, मानना ही काफी नहीं होता, तुम्हें थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी जांच पड़ताल कर लेना जरूरी है, इसीलिए ये वर्ड यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, फिर आगे लिखा है दस द फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट बी कैन नॉट बी सेड टू बी अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो आगे बढ़ू उससे पहले हम लोग थोड़ा इसको क्लियर कर लेते हैं। देखो तीन चीजें बोला है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए तीन चीजों का होना जरूरी है। क्या क्या होना जरूरी है? तो यहां पे मैं लिखता हूं होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, अगर किसी भी पर्सन को होल्डर इन ड्यू कोर्स बनना है तो उसके लिए तीन चीजों का होना जरूरी है। क्या क्या? सबसे पहला चीज कंसीडरेशन, यानी जो उसने इंस्ट्रूमेंट रिसीव किया है वो किसी न किसी कंसीडरेशन के तहत रिसीव करना जरूरी है। मतलब उसने कुछ दिया है फिर उसको मिला है। ठीक है, पहला क्या है? कंसीडरेशन। दूसरा है बिफोर इट्स मैच्योरिटी। क्या याद रखना है? बिफोर मैच्योरिटी, यानी कि अगर मैच्योरिटी के बाद रिसीव करते हो तो तुम होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं माने जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर थ्री। नंबर थ्री में जो लिखा है कि यहाँ पे मैं देखो लिख भले रहा हूं लेकिन याद रखना है कि उसमें और भी चीजें हैं। ठीक है, क्या? गुड फेथ। तो गुड फेथ में देखो तुम्हारी बुक में ऐड भी कर दिया है कि गुड फेथ ही काफी नहीं होता है, उससे थोड़ा अपनी तरफ से भी देखना जरूरी है। लेकिन तुम याद कर सकते गुड फेथ का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसके पास कोई भी डाउट नहीं था। चलो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं, उसके पास क्या था? कोई भी डाउट नहीं था। ठीक है, या कोई ऐसा रीजन नहीं था कि वो बिलीव करता कि उसमें कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई डाउट या कोई रीजन नहीं था कि जिसके अंदर वो बिलीव करता। ठीक है, क्या बिलीव करता? एक मिनट, यहाँ पे क्या बिलीव करता वो? बिलीव। ठीक है, तो बिलीव करता कि जो पर्सन है उसके पास खुद के पास टाइटल नहीं है, ऐसा कोई रीजन नहीं था। तो ये तुम्हें याद रखना है कि गुड फेथ में और भी चीजें का इंक्लूड करना जरूरी है, लेकिन तुम गुड फेथ याद रख सकते हो याद करने के लिए। ठीक है, तो तीन चीजों का होना जरूरी है, कंसिडरेशन, बिफोर मैच्योरिटी एंड गुड फेथ। अगर ये तीन चीजें नहीं होती है तो तुम होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनोगे। अब यहाँ पे देखो आगे क्या बोला है, अब इसका डेफिनेशन जो वो समझते हैं। होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स एनी पर्सन, ध्यान से समझना, होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन एनी पर्सन हु, ध्यान से समझना, हु फॉर अ कंसीडरेशन, क्या बोला है? हु फॉर अ कंसीडरेशन बिकेम द पोजेसर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और अ चेक, यानी तीनों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा है। इफ पेबल टू अ बेरर or the pay or the endorsee thereof if payable to order before the amount mentioned it become payable। देखो ये तो नॉर्मल पॉइंट बोला है, दो चीज इंक्लूड है, एक बेरर का और ऑर्डर की बात बोला है। एंड विदाउट हैविंग सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट डिफेक्ट existed in the title of the person from whom he derived his title। और वहां पे ऐसी कोई वजह थी नहीं थी, देखो लिखा ना, विदाउट हैविंग सफिशिएंट कॉज, यानी कोई ऐसी वजह नहीं थी टू बिलीव दैट डिफेक्ट एग्जिस्टेड इन द टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम whom he derived his title। तो ये डेफिनेशन यही कहता है जो हमने कंसिडर, ये जो हमने तीन पॉइंट पढ़ा। ठीक है, कि भाई कंसिडरेशन देकर रिसीव करना चाहिए, चाहे जो भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे बेरर हो चाहे ऑर्डर हो। ठीक है, एंड उसके बाद बोला कि उसके पास कोई ऐसी वजह नहीं थी कि वो बिलीव करता कि जिस पर्सन के पास से रिसीव किया है उसका जो टाइटल है वो क्या है? डिफेक्टिव है। ठीक है, तो ये तुम्हें याद रखना है। अब इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, अब इसमें ध्यान से समझो, जैसे कि यहाँ पे मिस्टर ए है। ठीक है, मिस्टर ए ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लिख के दिया था मिस्टर बी को। मान लो 5,000 का नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, वो लिख के मिस्टर बी को दिया था। फिर मिस्टर बी ने वही डॉक्यूमेंट मिस्टर सी को ट्रांसफर कर दिया था। फिर मिस्टर सी ने वही डॉक्यूमेंट मिस्टर डी को ट्रांसफर कर दिया था। ठीक है, इसको ट्रांसफर कर दिया था मिस्टर डी को। तो अब यहाँ पे देखो क्या है कि यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि क्या मिस्टर जो डी है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनेगा? तो हमें तीन चीजों को चेक करना पड़ेगा। क्या इसने कोई पैसे दिए थे, यानी कोई कंसिडरेशन दिया था या नहीं दिया था, एक वो पॉइंट देखना है। दूसरा, क्या हमें ये देखना है कि क्या इसने बिफोर मैच्योरिटी इसने रिसीव किया है
या नहीं, और तीसरा ये है कि ये देखना है कि इसने गुड फेथ में रिसीव किया है या नहीं। ठीक है, ये तीन चीजें अगर इंप्लाई हो रही है तो ये जो पर्सन है मिस्टर डी वो क्या बन जाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स। याद रखना है कि जितने भी होल्डर इन ड्यू कोर्स होते हैं वो पहले क्या बनते हैं, होल्डर बनते हैं, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए इन तीन चीजों का सेटिस्फाई होना जरूरी है। अब उसके बाद देखो आगे, आगे यहां पे लिखा है दस द फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट बी सेड टू बी अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। आगे लिखा है कि ये लोग जो है ना वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेंगे। कौन कौन से केसेस में, व्हेन ही हैज ऑब्टेन द इंस्ट्रूमेंट बाय गिफ्ट और फॉर एन अनलॉफुल कंसिडरेशन और बाय इलीगल मेथड। याद रखना है कि अगर किसी पर्सन को एज अ गिफ्ट मिला है, देखो अब इसके पहले वाले में हम लोगों ने गिफ्ट का ही एग्जांपल लिया था, इसके जस्ट पहले वाले में किसमें, हम लोगों ने होल्डर वाले में हम लोगों ने गिफ्ट का एग्जांपल लिखा था, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या बोला है कि किसी पर्सन को अगर एज अ गिफ्ट मिलता है तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, उसका रीजन ये है कि अगर उसको एज अ गिफ्ट मिला है इट मींस उसने यहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं दिया था, क्योंकि गिफ्ट का मतलब क्या होता है कि कोई कंसिडरेशन दिए बिना मिलना। ठीक है, जैसे मान लो मेरे भाई ने एज अ गिफ्ट मुझे 5,000 रुपीज का चेक दे दिया, ठीक है, तो मैंने क्या उसके बदले में उसको कुछ दिया था, तो यहाँ पे मैं होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनूंगा, राइट। और फॉर एन अनलॉफुल कंसिडरेशन, इट मे बी पॉसिबल कि अगर कोई कंसिडरेशन दिया भी है लेकिन अगर वो अनलॉफुल है, जो अलाउड नहीं है, या कोई इलीगल मेथड से तुमने वो लिया है, तो भी तुम होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं माने जाओगे। दूसरा, व्हेन ही एक्वायर्स द इंस्ट्रूमेंट आफ्टर इट्स मैच्योरिटी। देखो अब ये मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है, नॉर्मली जब हम बात करते हैं मैच्योरिटी की तो इट में भी पॉसिबल लोग ऐसा समझते हो कि जिस दिन पैसे मिलते हैं वो होता है मैच्योरिटी का डेट, तो ऐसा नहीं होता है। जैसे कि मान लो मैंने किसी के ऊपर इंस्ट्रूमेंट लिखा था और उस इंस्ट्रूमेंट में मैंने लिखा था 15 जून, ध्यान से समझना, अगर मैंने उस इंस्ट्रूमेंट में मैंने तारीख लिखी थी 15 जून, इट मींस ये हुआ कि 15 जून के बाद, ठीक है, 15 जून के बाद से मैं पैसे रिसीव करने का राइट रखता, नहीं जब भी मैं बैंक के पास जाऊंगा तो मैं 15 जून से मैं पैसे रिसीव कर सकता हूं, तो ये मेरा बन जाता है मेच्योरिटी डेट। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि तुम 15 तारीख को ही रात को 12 बजे जाके बोलोगे भाई मेरा पैसा दो, ऐसा नहीं है, तुम आराम से चाहे जब जाओ, ठीक है, जो टाइम लिमिट होता है उसके अंदर ही जाके तुम्हें पैसे रिसीव कर लेने हैं। तो इस डेट के बाद अगर कोई पर्सन रिसीव करेगा तो वो तुम्हारा जो है होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर इस 15 जून से पहले, ठीक है, 15 जून से पहले चाहे जब अगर उसने रिसीव कर लिया है तो वो बन जाएगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। फिर आगे लिखा है when the circumstances are such that a reasonable person would suspect that the title of the transferer is a defective। देखो अब इसमें क्या लिखा है, कुछ ऐसा रीजनेबल सिचुएशन हुआ था, देखो कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस हुआ था, ठीक है, कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस हुआ था जिसमें कोई भी एक रीजनेबल पर्सन होता है, नॉर्मल पर्सन अगर होता है, वुड सस्पेक्ट, क्या सस्पेक्ट करेगा, दैट द टाइटल ऑफ द ट्रांसफरर इज डिफेक्टिव। मतलब उसको ऐसा लगता है कि जो पर्सन ट्रांसफर कर रहा है उसका टाइटल क्या है, डिफेक्टिव, दैट he has not obtained the instrument bona fide। मीन्स कि उसने जो इंस्ट्रूमेंट रिसीव किया है वो बोनाफाइड नहीं है, मतलब सही तरीका नहीं है या सही पर्सन नहीं है। तो अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ऐसा डाउट कब अराइज होगा, तो ऐसा डाउट अराइज करने का दो इसमें एग्जांपल लिखा हुआ है। पहला क्या बोला है, एन इंस्ट्रूमेंट टॉन टू पीसेस, मान लो कि जो इंस्ट्रूमेंट है वो फट फुट गया था, उसको टेप से चिपकाया है, ऐसा कुछ हुआ है, एंड पेस्टेड टुगेदर एन इंस्ट्रूमेंट कंटेनिंग सेवरल इरेजर्स, या मान लो कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके अंदर कई बार सिग्नेचर है या कई बार अमाउंट कट पिट करके लिखा है या डेट में कुछ प्रॉब्लम है। देखो ये तो मैं सिंपल सा तुम्हें एग्जांपल देता हूं, तुम लोगों ने अगर कभी बैंक में चेक सबमिट किया होगा, ठीक है, तो अगर तुम्हें पता होगा कि बैंक में जो चेक हम सबमिट करते हैं अगर उसमें ओवरराइड हो जाता है, इवन जैसे मान लो मैं ऐसे डेट लिख रहा था 21 लेकिन प्रॉब्लम हो गई और मैं बाद में इसको 25 ऐसे करके लिखता हूं, तो कई बार बैंक वाले इसको भी इग्नोर कर देते हैं, मतलब इसको क्या करते हैं, डिसऑनर कर देते हैं। तो याद रखना है कि अगर ओवरराइडिंग है या कोई इरेजर करके भी दिया, मतलब कोई चीज इरेज करके दिया है, तो भी ऐसे पे हमें डाउट होता है कि कुछ तो प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में जो पर्सन है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं। तो अभी इसमें किसी को कोई डाउट है? देखो अभी जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया, ठीक है, जितने भी पॉइंट आए थे होल्डर इन होल्डर ड्यू कोर्स से, अब इसमें तुम्हें देखो याद क्या रखना है, 10 बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 9,
यानी ये जो हमने डेफिनेशन डिस्कस किया है होल्डर इन ड्यू कोर्स का, ये कहाँ बात किया गया है, सेक्शन 9 में बात किया गया है। और सेक्शन 9 में ये क्या कहता है, अ पर्सन कैन नॉट हैव अ सुपीरियर हायर राइट्स अगेंस्ट द ड्रॉवर देन द इंटरमीडिएट होल्डर्स देमसेल्फ वुड हैव। देखो इसमें क्या बोला है कि किसी भी पर्सन के पास कैन नॉट हैव सुपीरियर और हायर राइट्स अगेंस्ट द ड्रॉवर, यानी ड्रॉवर से ज्यादा राइट्स या हायर राइट्स नहीं हो सकता है देन द इंटरमीडिएट होल्डर देमसेल्फ, राइट। लेकिन अनलेस ही प्रूव्स दैट, लेकिन अगर वो ये प्रूव कर देता है दैट ही इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स, तो उसके पास सबसे ज्यादा पावर है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि देखो जैसा मैंने ये जो एग्जांपल दिया था कि मिस्टर ए बी सी डी वाला, ठीक है, यहाँ पे कहाँ गया, हाँ, ये जो मैंने एग्जांपल दिया था मिस्टर ए बी सी डी, कि मिस्टर डी के पास बाद में वो इंस्ट्रूमेंट आया था, अगर मान लो वो इंस्ट्रूमेंट में कोई प्रॉब्लम हुई तो मिस्टर डी के पास राइट है कि वो चाहे तो जिसके पास भी जाना चाहे जाके केस कर सकता है, ठीक है, चाहे ए चाहे बी चाहे सी। इट मींस इसके पास ब्रॉडर राइट होता है, ठीक है, इसके पास क्या होता है, इसके पास ब्रॉडर राइट होता है कंपेयर टू होल्डर, ठीक है। तो ये पॉइंट तुम्हें याद रखना है और जब हम इसका डिफरेंस पढ़ेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता देना।